रात के गए पहर तक मेरा कमरा घोर अंधेरे में डूबा था, लेकिन मेरे हाथ में पकड़ा स्मार्टफोन अपनी हल्की सी रोशनी से चमक रहा था। स्क्रीन पर हमारी बिल्डिंग के ठीक सामने वाले अपार्टमेंट का लिविंग रूम दिख रहा था। वही पुराना सोफा, वही सेंटर टेबल, वही छोटा सा पूजा कॉर्नर, सब कुछ शांत, सब कुछ स्थिर। बस एक चीज अलग थी। उस कमरे में कोई और नहीं, मेरा पति था, करण। उसने वही आसमानी रंग की शर्ट पहनी थी जो मैंने कल दोपहर प्रेस करके अलमारी में रखी थी। वो बीच में खड़ा था, अपने बालों को उंगलियों से ठीक करता हुआ, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। उसने बेडरूम की ओर देखा, मेरी तरफ नहीं, कैमरा की तरफ भी नहीं, बिल्कुल सहज, जैसे सब बिल्कुल सामान्य हो। तभी बेडरूम का दरवाजा थोड़ी सी आवाज के साथ खुला और वहां से वो बाहर आई। रात जैसी गहरी सिल्क की छोटी नाइटी, खुले बाल, हाथ में गरम कॉफी का मग। संजना, हमारी पड़ोसन, वही जो 2 महीने पहले आंटी आप तो कमाल हो कहते हुए मुझे इतने प्यार से गले लगाती थी, अब वही मेरे पति का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच रही थी, जैसे बरसों से यही करती आई हो। उसने करण के गाल को छुआ, झुककर उसके कान में कुछ फुसफुसाया। दोनों हंसे और फिर वह करण को सीधा बेडरूम के भीतर ले गई। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ, थोड़ा सा खुला रह गया, जैसे किसी ने जल्दी में धक्का दिया हो। लेकिन मेरे लिए वही काफी था। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने कैमरा बंद नहीं किया। उस रात मैंने सिर्फ धोखा नहीं देखा, मैंने अपनी शादी का नग्न सच देख लिया। और सबसे बड़ी बात, मेरे पास सबूत भी अब मौजूद था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप कौन से शहर से मेरी कहानी सुन रहे हैं और अभी आपके यहाँ कितने बजे हैं? कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि मुझे पता चले मेरी आवाज़ कितने दूर तक पहुँच रही है। चलिए, अब मैं आपको सब कुछ दिल खोल के बताती हूँ। मेरा नाम मीना है, मेरी उम्र 62 साल है। मैं पुणे की एक पुरानी शांत मल्टी स्टोरी सोसाइटी में रहती हूँ। करण से मेरी शादी को 35 साल हो चुके हैं। जब हमारी शादी के पहले साल बीते थे तो हर कोई कहता था, अरे तुम दोनों तो फिल्मी जोड़ी जैसे लगते हो। और आज वही लोग कहते हैं, मीना जी आप कितनी संयमी हैं, करण जी कितने भाग्यवान हैं। उन्हें क्या पता एक तथाकथित परफेक्ट कपल के बीच कितना झूठ छुपा होता है। करण एक प्राइवेट फर्म में अकाउंट सेक्शन में काम करता है। मैं पहले स्कूल में पार्ट टाइम टीचर थी, अब एक छोटी सी लोकल लाइब्रेरी में काम करती हूँ। जिंदगी सीधी सादी थी, सुबह चाय, फिर काम, शाम को थोड़ा टीवी, रात को साधारण खाना और सो जाना। मुझे हमेशा लगता था कि हमारा रिश्ता भी ऐसा ही है, थोड़ा मीठा, थोड़ा कड़वा, लेकिन साथ बना रहता है। मुझे क्या पता था कि करण अपना मीठापन कहीं और ढूंढने लगा है। पहल सब कुछ बहुत सामान्य लगा। अचानक करण ने ऑफिस के आम दिनों में भी महंगा परफ्यूम लगाना शुरू कर दिया। मैंने मजाक में पूछा, इतना महंगा परफ्यूम किसके लिए? वो मुस्कुराया, अरे ऑफिस में भी लोग होते हैं, थोड़ा स्मार्ट लगना चाहिए। लेकिन वो खुशबू मुझे पहले भी मिली थी, हमारी पड़ोसन संजना के घर में। 2 महीने पहले जब वो नई नई शिफ्ट हुई थी तो मैं ही खीर बनाकर उसके घर देने गई थी। दरवाजा खुलते ही एक विदेशी परफ्यूम की महक पूरे घर में फैली थी। अब वही खुशबू मेरे अपने पति के कपड़ों से आ रही थी। उस दिन के बाद कुछ बदलने लगा। देर रात तक फोन, उल्टा रखा हुआ मोबाइल, व्हाट्सएप पर हंसते हुए मैसेज, ऑफिस का काम, लेट मीटिंग, क्लाइंट डिनर, सब बहाने जैसे एक ही टेम्पलेट से बने हुए लगने लगे। एक रात मैं पानी पीने उठी तो देखा करण बालकनी में धीरे धीरे किसी से बात कर रहा था। हाँ, मैं आ जाऊंगा, वही सोसाइटी गेट के पास। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। अगले दिन मैंने पूछा, कल रात किसका फोन था? वो बोला, अरे रोहन था, ऑफिस से, अर्जेंट फाइल थी। रोहन नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन मैंने चुप रहना बेहतर समझा।
कुछ ही दिनों बाद सामने वाले फ्लैट में एक दंपत्ति शिफ्ट हुआ, संजना और उसका पति विक्रम। सोसाइटी की सेक्रेटरी ने सभी को मैसेज किया कि नए मेंबर्स आए हैं, उनका स्वागत कीजिए। मैं तो वैसे भी लोगों से मिलती रहती हूं, तो मैंने सोचा खीर ले जाती हूं। डोरबेल बजाई, संजना ने दरवाजा खोला। उसने एकदम फिल्मों वाली मुस्कान दी। आंटी, आप तो बहुत प्यारी हो, कोई ऐसे भी वेलकम करता है? उसने मुझे गले लगा लिया। उस पल मुझे वो लड़की एकदम मासूम लगी। उसके घर में महंगा फर्नीचर, सुंदर पेंटिंग्स, डिजाइनर लाइट्स देखकर समझ में आ गया कि पैसे की कमी नहीं है। विक्रम भी ड्राइंग रूम में था, फॉर्मल शर्ट, लैपटॉप, बिजी टाइप इंसान। उसने भी बड़ी इज्जत से कहा, आंटी, कभी कुछ चाहिए हो तो हमें बताइएगा। मैं खुश होकर वापस आ गई। मुझे क्या पता था, जिसे मैं मुस्कुराकर दुआ दे रही थी, वही लड़की कुछ महीनों बाद मेरी दुनिया बिखेर देगी। धीरे धीरे करण और विक्रम अच्छे दोस्त बन गए। कभी पार्किंग में बात, कभी संडे को चाय, कभी शाम को छोटा सा गेट टुगेदर। पहले तो मुझे अच्छा लगा कि पड़ोसी अच्छे निकले। फिर एक दिन करण बोला, मीना, मैं थोड़ी देर सामने वाले फ्लैट जा रहा हूं, विक्रम को वॉशिंग मशीन में कुछ दिक्कत है। मैं किचन में सब्जी काट रही थी, बस सिर हिला दिया। 2 घंटे बाद वो लौटा। उसकी शर्ट का बटन उल्टा लगा था। मैंने बस उसे देखा, फिर उसकी शर्ट को। मैंने कहा, बटन गलत लगा है। वो घबरा गया। अरे हाँ, जल्दी जल्दी में हो गया होगा। उस क्षण मेरे भीतर एक महीन सी दरार पड़ गई। इसके बाद रातों का अजीब सफर शुरू हुआ। कभी 1:30 पर, कभी 2:15 पर। मैं जागती तो करण गायब। पीप होल से देखती, कभी कभी वही महंगा परफ्यूम कॉरिडोर में फैलता नजर आता और करण सामने वाले फ्लैट की ओर जाता दिखता। एक रात मैंने सचमुच देख लिया। करण ने चुपचाप हमारा दरवाजा बंद किया, कुछ कदम चले और संजना के फ्लैट का बेल दबाया। दरवाजा खुला, ग्लास विंडो से मैंने देखा किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। आगे कुछ नहीं दिखा। उस रात मैं एक पल नहीं सोई। सुबह वो ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बहुत नींद आ रही है, कल रात पेट दर्द था, इसलिए बालकनी में बैठा था। उसका झूठ सुनकर भी मैं शांत रही, लेकिन अंदर कहीं मेरा दिल टूट रहा था। फिर भी मैं चुप थी। पर एक समय आता है जब औरत खुद पर जुल्म नहीं करती, खड़ी हो जाती है। एक दिन लाइब्रेरी में एक लड़की अपनी दादी के साथ आई। दादी जी के फोन में उनके पोते ने सीसीटीवी ऐप इंस्टॉल किया था ताकि वो गेट देख सकें कि दूध वाला कब आता है। मैं उनकी बात सुन रही थी। तभी पहली बार मेरे मन में आया कि जब ये साधारण दादी जी कैमरा चला सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं। उस रात मैंने फैसला किया, मैं रोऊंगी नहीं, मैं सबूत इकट्ठा करूंगी। अगले दिन करण बोला, शाम को थोड़ा लेट आऊंगा, ऑफिस का ऑडिट है। उसने ये लाइन बड़ी सहजता से बोली। मैंने भी उतनी ही सहजता से कहा, हाँ हाँ, काम जरूरी है, चिंता मत करो। लेकिन भीतर मैं अब सोई हुई पत्नी नहीं, जाग चुकी जासूस मीना थी। दोपहर में लाइब्रेरी से छुट्टी लेकर मैं सीधे एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में पहुंची। नाम था ओम साई इलेक्ट्रॉनिक्स। छोटी दुकान, लेकिन अंदर हर तरह के कैमरे, वायर, चार्जर पड़े थे। काउंटर पर एक युवक बैठा था। नाम टैग पर लिखा था रवि। मैंने हिचकिचाहट से कहा, बेटा, एक छोटा सा कैमरा चाहिए जो मोबाइल से देखा जा सके, घर के अंदर लगाना है। रवि तुरंत एक्सपर्ट मोड में आ गया। आंटी, आजकल सब मोबाइल से चलता है। ये देखिए, ये छोटा सा वाईफाई कैमरा, इसमें नाइट विजन भी है, फोन से लाइव देख सकती हैं। मैंने कैमरा हाथ में लिया। छोटा, गोल, नारियल से भी हल्का। इसे छुपाना आसान था। रवि मुस्कुराया। उसे क्या पता था कि मुझे क्या छुपाना है और क्या उजागर करना है।
मैंने पूछा, इसमें आवाज़ भी रिकॉर्ड होगी? उसने दूसरा मॉडल दिखाया। ये वाला लीजिए, थोड़ा महंगा है लेकिन इसमें वीडियो के साथ ऑडियो भी रिकॉर्ड होगा। मैंने बिना सोचे कहा, यही दे दो। जिंदगी भर बचाते बचाते क्या मिला? आज पहली बार अपने लिए खर्च कर रही थी। मैंने कैश में पैसे दिए ताकि करण को बैंक स्टेटमेंट में कुछ अजीब न लगे। दुकान से निकलते समय मेरा हाथ कांप रहा था, लेकिन दिल में अजीब सी हिम्मत भर रही थी। शाम को करण चाय पीकर ऑफिस के लिए निकला। मैंने हमेशा की तरह कहा, पहले खाना खा लेना, लेकिन इस बार मेरे स्वर के पीछे एक पूरा प्लान था। कॉरिडोर में मैंने पहले देखा, कोई आसपास तो नहीं। फिर मैं संजना के फ्लैट के करीब गई और अपने पर्स से एक चाबी निकाली, वही एक्स्ट्रा चाबी जो उसने खुद मुझे दी थी जब वो कुछ दिन के लिए अपने मायके गई थी। आंटी जी, अगर कभी गैस या पानी चेक करना हो तो ये चाबी अपने पास रख लीजिए, उसने कितने प्यार से कहा था। उस समय मुझे लगा था कि वो मुझे अपना मान रही है। आज समझ आ गया, वो मुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी, बेवकूफ़ बना रही थी। मैंने बहुत धीरे से चाबी से ताला खोला। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा संजना का सोफा भी सुन लेगा। फ्लैट अंदर से बिल्कुल खाली था। विक्रम शायद ऑफिस में था, संजना अपनी क्लाइंट कॉल पर होगी। मैं सीधी ड्राइंग रूम के उस कोने में गई जहां एक लंबा सा बुक शेल्फ था। उस शेल्फ पर ग्लास के शोपीस, फोटो फ्रेम, छोटी मूर्तियां, बहुत सारी चीज़ें सजी थीं। मैंने कैमरा ऐप खोला, वाईफाई से कनेक्ट किया और बुक शेल्फ पर 2 मूर्तियों के बीच में वो छोटा कैमरा छुपा दिया। ऐप पर लाइव वीडियो आ गया। स्क्रीन पर वही कमरा दिखने लगा जिसमें मैं खड़ी थी। मैंने एंगल एडजस्ट किया ताकि ड्राइंग रूम के साथ साथ बेडरूम के दरवाजे का थोड़ा हिस्सा भी साफ दिख सके। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर मोबाइल पर तस्वीर एकदम साफ थी। पहली बार लगा कि मैं सिर्फ रोने वाली औरत नहीं, कुछ जीतने वाली औरत हूं। तभी कॉरिडोर से तेज कदमों की आहट आई। कोई सोसाइटी गेट से लेकर यहां तक जल्दी जल्दी आया था। मैं तुरंत बेडरूम की तरफ भागी। वहां से अटैच्ड एक छोटा सा स्टोर रूम जैसा कैबिनेट था। घबराहट में मैंने स्टोर रूम का दरवाजा खोला। अंदर घुसकर दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा दरवाजा हिल जाएगा। 2 सेकंड बाद फ्लैट का मेन डोर खुला। मैंने सांस रोक ली। बाहर से आवाज आई, यहीं रखे थे ना चार्जर? संजना की आवाज थी। उसके साथ एक पुरुष की आवाज आई, शायद विक्रम। जल्दी कर, लेट हो रहे हैं यार। उनके कदम बेडरूम की तरफ आए, यानी मेरे स्टोर रूम के ठीक पास से गुजरे। मैंने दरवाजे की छोटी सी दरार से बस उनकी परछाई देखी। अगर उन्होंने स्टोर रूम का हैंडल पकड़ लिया होता तो मैं सीधी उनके सामने रंगे हाथ पकड़ी जाती। मेरे मन में बस एक ही बात घूम रही थी, भगवान आज बस इस बार बचा लो। कुछ सेकंड बाद संजना बोली, मिल गया, यहीं अलमारी पर रखा था, चलो वरना टैक्सी कैंसिल हो जाएगी। फिर उनके कदम बाहर की तरफ गए। डोर बंद होने की आवाज आई और फिर सन्नाटा। मैंने 1 से 200 तक गिनती की ताकि यकीन हो जाए कि कोई वापस नहीं आ रहा। धीरे से स्टोर रूम से बाहर आई। पैरों में जान नहीं थी। बेड के कोने पर थोड़ा बैठ गई, वही बेड जहां शायद करण भी अक्सर सोया होगा। मेरे हाथ में अभी भी मोबाइल था जिसमें कैमरे की लाइव फीड चल रही थी। मैंने जल्दी से फ्लैट का दरवाज़ा लॉक किया, चाबी वापस अपने पर्स में रखी और सीधे अपने घर लौट आई। रात तक करण नहीं आया। मैंने खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया, लेकिन पेट में जरा सी भी भूख नहीं थी। फोन पर ऐप खुला हुआ था जिसमें सामने वाला फ्लैट लगातार दिख रहा था। पहले फ्लैट खाली था, फिर शाम को विक्रम आया, कुछ देर बाद संजना। दोनों बातें करते दिखे, फिर लाइट्स बंद हो गईं। रात के करीब 11:30 बजे करण ने मेरा हाथ हल्के से छुआ। मीना, मैं जरा नीचे पानी पीने जा रहा हूं, नींद नहीं आ रही। उसका डायलॉग इतना रटा रटाया नाटक जैसा लगा कि मैं अंदर ही अंदर कड़वी मुस्कान रोकने लगी। मैंने आंखें बंद रखीं, पर दिमाग
पूरी तरह जाग रहा था। 2 मिनट बाद मैंने मोबाइल उठाया, ऐप ओपन की। स्क्रीन पर पहले खाली ड्राइंग रूम दिखा। मैंने टाइम देखा, 1:34 AM। थोड़ी ही देर बाद सामने वाले फ्लैट का दरवाज़ा खुला। कैमरे में मैंने साफ देखा, पहले करण के जूते, फिर उसकी जीन्स, फिर वही आसमानी शर्ट जो मैंने खुद प्रेस की थी। वो अंदर आया, चारों तरफ देखा, फिर बेडरूम की ओर हल्का सा मुस्कुराया। मेरे हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो गए। अगले ही पल संजना बेडरूम के दरवाजे पर दिखाई दी। इस बार नॉर्मल कपड़ों में नहीं, बल्कि सिल्क की नाइटी में। उसने सीधे करण के गले में हाथ डाल दिए, जैसे ये उनका रोज का सीन हो। करण ने उसका चेहरा दोनों हाथों से पकड़ा, ठीक वैसे जैसे कभी मेरा चेहरा पकड़ता था। मैं फोन स्क्रीन के बिल्कुल करीब चली गई। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये छोटा सा रोमांस मेरे लिए कोर्ट का सबसे बड़ा सबूत बन रहा था। दोनों अंदर बेडरूम में चले गए। दरवाजा आधा सा बंद हुआ और अब बस उनकी परछाइयां दिख रही थी। शायद कोई और होता तो कैमरा बंद कर देता, तकिया पकड़कर रो पड़ता या चीखने लगता। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने बस रिकॉर्ड का बटन दबाया, फोन टेबल पर रख दिया और खिड़की से चांद को देखने लगी। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिमाग पूरी तरह ठंडा था। मुझे पता था ये तो बस शुरुआत है। करीब आधे घंटे बाद करण वापस हमारे बेड पे आके लेट गया। कमरे में अब भी संजना के परफ्यूम की खुशबू थी। उसे लगा होगा कि मैं गहरी नींद में हूं। उस रात मैंने उससे एक भी सवाल नहीं पूछा, सिर्फ एक फैसला लिया, अब मीना बेचारी बीवी नहीं बनेगी। अगले कुछ दिन जैसे सबूत इकट्ठा करने का टाइम टेबल बन गए। हर रात कैमरा चालू होता, वीडियो सेव होता, कभी 20 मिनट, कभी 40, कभी पूरा 1 घंटा। अब मुझे करण का पूरा शेड्यूल उससे ज्यादा पता था। सुबह वो सामान्य पति बनकर उठता, शाम को टीवी देखते हुए हंसता और रात को वॉक के नाम पर पड़ोसन के घर चला जाता। और मैं हर बार एक नई फाइल सेव करती, जिसका नाम रखती दिन 1, दिन 2, दिन 3। उस समय मुझे नहीं पता था कि कोर्ट में क्या होगा, वकील क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी। बस इतना समझ आ गया था, अगर मैं अब भी चुप रही तो कल सब लोग मुझे ही पागल कहेंगे। उस रात के बाद मेरे अंदर कुछ बदल गया। पहले मैं सिर्फ रोती थी, अब मैं हर चीज को ध्यान से देखने लगी। करण का फोन कहाँ रखता है, किस समय वॉशरूम जाता है, किस दिन लेट मीटिंग के नाम पर सबसे अच्छी शर्ट पहनता है, सब नोटिस करने लगी। रात को कैमरा उनका नाटक दिखाता, सुबह वो मेरे सामने सीधी नजर से चाय मांगता। पहले ये सब देखकर मैं टूट रही थी, अब मैं बस अंदर ही अंदर एक लिस्ट बना रही थी कि किस दिन क्या हुआ, कितने मिनट वो वहां रहा, किस कपड़े में गया। लाइब्रेरी के पुराने स्टोर से मैंने एक पुराना रजिस्टर उठाया जो कभी रसोई की रेसिपी डायरी था। अब उसी में मैंने नोट लिखने शुरू किए। दिन 1, रात 1:34 से 2:12 तक। दिन 2, रात 1:50 से 2:30 तक, जैसे किसी टाइम टेबल की एंट्री हो। एक दिन लाइब्रेरी में मेरी सहकर्मी वंदना ने मुझे ध्यान से देखा। मीना जी, आपका चेहरा ठीक नहीं लग रहा, सब ठीक है ना? मैंने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, बस थोड़ी कमजोरी है, शायद थकान। वो मेरी आंखों में झूठ पड़ रही थी, फिर भी कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों की चिंता मुझे चुभ गई। मैंने सोचा सब मुझे बेचारी समझ रहे हैं, पर मैं बेचारी नहीं रहूंगी। रात को कैमरे से वीडियो सेव करना अब रूटीन बन चुका था। हर क्लिप को मैं अपने फोन से एक छोटे से पेन ड्राइव जैसे डिवाइस में कॉपी करती, अलग फोल्डर बनाती, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3। मैं सचमुच सबूतों की एक छोटी सी फैक्ट्री बन गई थी। पर अंदर एक सवाल बार बार घूमता रहता, ये सब प्रूफ करके भी होगा क्या? मैं सिर्फ उसे पकड़ लूंगी या कुछ हासिल भी होगा? एक संडे की सुबह करण जल्दी उठा और बोला,
मीना, मैं मंदिर जा रहा हूं, थोड़ा मन हल्का लगेगा। मुझे अंदर से हंसी आ गई। जो आदमी रात को पड़ोसन की बेड पर जाता है, वह सुबह भगवान के सामने फूल चढ़ाकर खुद को साफ समझ लेता है। जैसे ही वह निकला, मेरा दिल ज्यादा तेज धड़कने लगा। ये वही मौका था जिसका मैं कई दिनों से इंतजार कर रही थी। करण का फोन ड्रेसिंग टेबल पर चार्जिंग पर लगा था। 35 साल में मैंने कभी उसका फोन हाथ नहीं लगाया था। पर फिर मुझे याद आया, हर रात वो मेरा भरोसा तोड़ता है और मैं अब भी उसकी प्राइवेसी की रक्षा करूं। मैंने फोन उठाया। लॉक स्क्रीन पर अभी भी हमारी शादी की फोटो वॉलपेपर थी। एक पल के लिए मेरी आंखें भर आईं, पर मैंने वो पल छोड़ दिया। करण हमेशा आसान पिन रखता था। मैंने अपना जन्मदिन डालकर देखा, फोन तुरंत अनलॉक हो गया। सबसे पहले व्हाट्सएप खोला। ऊपर फैमिली ग्रुप, ऑफिस ग्रुप, कुछ रैंडम नाम। थोड़ा नीचे स्क्रॉल किया तो एक कांटेक्ट दिखा, एस। उसकी डीपी में संजना की हंसती हुई सेल्फी थी। मेरे हाथ ठंड पड़ गए। चैट खोली। पिछले कुछ घंटों में ही इतने मैसेज थे कि कल तुम्हारे बिना नींद नहीं आई, आज आना पक्का, विक्रम आउट ऑफ स्टेशन है, पिछली बार जो तुमने कहा था वो मैं भूल नहीं पाई। मैं नीचे स्क्रॉल करती गई। हर रोमांटिक लाइन के बीच में पैसों की भी बात थी। जब फ्लैट बेच देंगे तो हम दोनों की लाइफ सेट हो जाएगी। एफडी के पैसे अलग रखे हैं, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। पेपर पर साइन तो करवा लिए, बस अब टाइम का इंतजार है। यहां आकर मेरा दिमाग बिल्कुल साफ हो गया। ये सिर्फ अफेयर नहीं था, ये पूरा प्लान था। वो लोग सिर्फ मेरा दिल नहीं, मेरी जिंदगी की जमा पूंजी भी खाली करने की तैयारी कर रहे थे। एक मैसेज ने मुझे अंदर तक हिला दिया। डिवोर्स के बाद भी अगर वह फ्लैट का आधा हिस्सा मांगेगी तो लॉयर बोलेगा कि तुमने खुद पेपर पर साइन किया था। तब उसके पास कुछ नहीं बचेगा। हम आराम से नया घर ले सकेंगे। डिवोर्स, पेपर, साइन। मैंने फोन बंद किया, आंखें मूंद कर सोचने लगी, कौन से पेपर? फिर मुझे धीरे धीरे याद आया, करण ही तो कहता था मीना सोसाइटी में प्रॉपर्टी के पेपर अपडेट हो रहे हैं, बस साइन करना है, मैंने सब भर दिया है, तुम इतने साल से मेरे साथ हो, क्या मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ करूंगा? उस वक्त मैं टीली देख रही थी। उसने पेज उलटते हुए सिर्फ वही जगह उंगली से दिखा दी जहां साइन करना था। मैंने बिना सोचे समझे साइन कर दिए। तब लगा था ये कोई नॉर्मल सोसाइटी का काम है। अब समझ में आया, शायद उसी दिन उसने मेरे पैरों के नीचे की जमीन खींच दी थी। करण के फोन से मैंने तुरंत वो पूरी चैट एक्सपोर्ट करके अपने दूसरे फोन पर मेल कर ली। फिर जहां जहां फ्लैट, पैसे, लॉयर, डिवोर्स जैसे शब्द आए थे उन सब के स्क्रीनशॉट ले लिए। सब कुछ एक हिडन फोल्डर में सेव कर दिया। फोन को वापस एकदम वहीं रख दिया जहां पहले पड़ा था। अब मुझे अगला कदम साफ दिख रहा था। मुझे उस फाइल कैबिनेट तक पहुंचना होगा जहां करण सारे डॉक्यूमेंट्स रखता है। रात को जब वो गहरी नींद में था तो मैं बहुत धीरे से उठी। हमारे बेडरूम में एक पुरानी स्टील की अलमारी है जिस पर हमेशा छोटा सा ताला लगा रहता है। उस ताले की चाबी हमेशा करण की की चेन पर रहती है जो वह आमतौर पर ऑफिस वाला बैग में रखता है। उस रात उसका बैग ड्रेसिंग टेबल के पास कुर्सी पर रखा था। मैंने धड़कते दिल से बैग खोला, की चेन निकाली, अलमारी की दराज का ताला खोला। अंदर फाइल पर फाइल थीं, बिजली के बिल, इंश्योरेंस, एफडी, प्रॉपर्टी पेपर्स। मैंने सब ध्यान से पलटना शुरू किया। एक फाइल के बीच एक स्टेपल किया हुआ बंडल मिला जिसके ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा था अग्रीमेंट। नीचे छोटे छोटे इंग्लिश के शब्द। मुझे सब पूरा समझ नहीं आया, लेकिन बीच बीच में कुछ शब्द सीधे सीधे आंखों में चुभ गए। म्यूचुअल कंसेंट, मेंटेनेंस निल, हस्बैंड सोल ओनर, वाइफ नो ऑब्जेक्शन। आखिरी पेज पर मुझे अपना ही साइन दिखा, वही साइन जो मैंने टीवी देखते देखते कर दिए थे। नीचे डेट थी 3 महीने पहले की। मैंने गहरी ठंडी सांस ली।
ये कोई सिंपल सोसाइटी फॉर्म नहीं था, ये तो डिवोर्स का ड्राफ्ट जैसा था, जिसमें साफ लिखा था कि अगर हम दोनों आपसी सहमति से अलग हों तो मैं कोई मेंटेनेंस नहीं मांगूंगी। फ्लैट का पूरा हक करण का होगा, मैं भविष्य में भी कोई दावा नहीं करूंगी। और मैं समझ रही थी हम नॉर्मल शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं। वो काफी पहले से निकालने का रास्ता बना चुका था। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर मैंने उन सारे जरूरी पेजों की तस्वीरें अपने फोन से ले लीं। फाइल को वापस वैसी ही जगह रख दिया, अलमारी लॉक की, चाबी वापस बैग में डाल दी। उस रात मैं बेड पर सोई ही नहीं, बस लेटी लेटी सीलिंग को ताकती रही। उसका चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था। वही आदमी जो सुबह मुझे चाय का घूंट पिलाकर कहता है, तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा, और रात को किसी और के साथ भविष्य के प्लान बनाता है, मेरे ही साइन को मेरे खिलाफ हथियार बनाकर। अगले दिन लाइब्रेरी में मैं रोबोट की तरह काम कर रही थी। किताब लेना, एंट्री करना, स्माइल करना। अंदर सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था, मुझे किसी प्रोफेशनल से बात करनी होगी। शाम को एक मैडम आई जिन्हें मैं कई सालों से देख रही थी, वही वंदना की दोस्त जो हमेशा लॉ से जुड़ी किताबें ले जाती थी। उन्होंने कैजुअली कहा, मीना जी आजकल कोर्ट के चक्कर थोड़े कम हो गए, केस सेटल हो गया। मैंने सोचा ये वकील हैं। उनके जाते जाते मैंने हिम्मत करके पूछ लिया, मैडम आप लॉयर हैं क्या? हाँ, फैमिली कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। क्यों? उन्होंने सीधे मेरे चेहरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में बहुत कुछ पूछने जैसा था। मैं पहले तो घबरा गई, फिर हिम्मत करके बोली, थोड़ी दोस्ती वाली सलाह चाहिए थी, अगर आप बिजी ना हो तो कभी टाइम मिल पाए। उन्होंने बिना ज्यादा सवाल किए अपना विजिटिंग कार्ड दिया। कल सुबह आ जाइए, जो भी बात हो खुल कर करना, बस एक चीज याद रखना, जब तक प्लान क्लियर ना हो घर में कुछ भी मत बोलना। उनकी ये लाइन मेरे लिए पहली प्रोफेशनल सलाह थी। अगले दिन मैं उनके ऑफिस गई। छोटा सा चेम्बर, शेल्फ पर फाइलें, टेबल पर बड़ी सी डायरी और बीच में बैठी एडवोकेट मीरा जैन। 50 के आसपास उम्र, साफ आवाज, तेज लेकिन नरम चेहरे के हाव भाव। बोलिए मीना जी, सब कुछ शुरू से बताइए। मैंने पहले पूरी कहानी नहीं, सीधे सबूत दिखाने शुरू किए। पहले कैमरे का वीडियो प्ले किया, वही सीन जहां करण संजना के घर जाता है, फिर उसका गले लगाना, बेडरूम में जाना। मीरा मैडम ने बिना कोई रिएक्शन दिए पूरा वीडियो ध्यान से देखा। फिर मैंने चैट के स्क्रीनशॉट्स दिखाए जिनमें फ्लैट, पैसे, डिवोर्स की बातें थीं। फिर वो अग्रीमेंट वाले फोटो दिखाए जहां मेरा साइन था। वो कुछ देर तक चुप रहीं, फिर लंबी सांस लेकर बोली, सबसे पहले तो ये सुनो, तुम बिल्कुल कमजोर नहीं हो। ये सबूत इकट्ठा करना, ये सब अकेले संभालना हर कोई नहीं कर पाता। मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने बहुत सालों बाद मुझे मजबूत कहा था। अब मैं तुम्हें सीधी बात बताती हूँ, मीरा मैडम ने पेन हाथ में लेते हुए कहा। तुम्हारा पति सिर्फ अफेयर नहीं चला रहा, वो तुम्हें आर्थिक रूप से खाली करने का पूरा प्लान बना रहा है। ये ड्राफ्ट अभी लीगल तरीके से फाइल नहीं हुआ, लेकिन अगर तुम ऐसे ही बिना पढ़े साइन करती रही तो कल को वही कागज वो प्रूफ बनाकर बोलेगा, मैडम तो खुद कह रही थी उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूं? मैंने सीधे पूछा। सबसे पहले अब से कोई भी कागज बिना पढ़े, बिना समझे साइन नहीं करना। दूसरा, जो वीडियो और चैट तुमने सेव किए हैं उनकी एक एक्स्ट्रा कॉपी बनाकर पेन ड्राइव में रखो। एक कॉपी किसी सेफ जगह जैसे बैंक लॉकर या किसी भरोसेमंद दोस्त के पास। तीसरा, जो तुमने दिन 1, दिन 2 लिख रखा है उसे भी साफ साफ डेट के साथ लिखो। ये सब मिलकर एक पैटर्न साबित करेंगे। और फ्लैट के पेपर में असल में क्या लिखा है वो मैं डिटेल में नोट करूंगी, पर आसान भाषा में समझ लो। 35 साल की शादी, इतने साल का साथ तुम्हारा लीगल राइट बनाता है। वो तुम्हें ऐसे ही धक्का देकर निकाल नहीं सकता। अब तुमको फैसला करना है, तुम डिवोर्स चाहती हो या नहीं। लेकिन अगर चाहती हो तो खाली हाथ नहीं जाओगी, और अफेयर का सबूत तुम्हारे पास पहले से ही मजबूत है। मैं चुपचाप सब सुनती रही। एक और जरूरी बात, मीरा मैडम थोड़ी आगे झुककर बोली, अब तुम घर जाओ और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करो। जिस दिन हम नोटिस भेजेंगे
उसी दिन उसको सबसे बड़ा झटका लगेगा, लेकिन तब तक उसे जरा भी अंदाजा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें सब पता है, समझी? मैंने सिर हिला दिया। ऑफिस से निकलते हुए पहली बार महसूस हुआ कि मैं अकेली नहीं हूं। कोई मेरे साथ खड़ा है, मेरे लिए प्लान बना रहा है। उस रात करण घर आया तो उसका मूड बहुत अच्छा था। आज ऑफिस में बोनस की न्यूज़ मिली है, सोचा संजना मतलब पड़ोसी के घर भी मिठाई दे आऊंगा, उनके घर भी अच्छी न्यूज़ है। उसने अपने ही मुंह से संजना का नाम निकाल दिया, फिर जल्दबाजी में बोला, अरे मेरा मतलब विक्रम की जॉब में शायद इंक्रीमेंट हुआ है ना? मैंने सीधी नज़र से कहा, हाँ जाओ साहब को मिठाई खिलाओ, मैं तो वैसे ही मोटी हो गई हूँ। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि बोनस वाली मिठाई खाते समय मेरे दिमाग में उसके खिलाफ केस के पॉइंट्स लाइन से जुड़ रहे हैं। रात को कैमरे पर मैंने देखा करण एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स लेकर गया। संजना ने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। वाइन ग्लास, हल्की रोशनी, दोनों की हंसी। पहले ये सब देखकर मेरा खून खौलता था। अब मैं बस वीडियो को पॉज करके टाइम लिख लेती थी। गिफ्ट रात 9:30 बजे। कुछ दिन बाद लिफ्ट में मेरी पहली बार विक्रम से अकेली मुलाकात हुई। वो थोड़े उदास लग रहे थे, आंखों के नीचे हल्के डार्क सर्कल। लिफ्ट बंद हुई तो उन्होंने फॉर्मल तरीके से पूछा, आप मीना आंटी हैं ना? मैंने बस कहा, हाँ बेटा। लेकिन उनकी आंखों में कुछ अजीब सा था, जैसे वो भी कुछ नोटिस कर रहे हों। उन्होंने एक छोटा सा वाक्य कहा जो आज तक मेरे दिमाग में घूमता है। आजकल संजना बहुत बिजी रहती है, रोज किसी न किसी का प्रोजेक्ट होता है। उन्होंने प्रोजेक्ट के आगे अदृश्य डबल कोट्स लगा दिए। मैं कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई, क्या विक्रम को भी कुछ शक है? लिफ्ट से उतरते समय उन्होंने फिर कहा, अगर कभी आपको भी कुछ अजीब लगे तो मुझे बताइएगा, मैं भी सोसाइटी का मेंबर हूँ। वो हल्के से मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में एक दर्द साफ दिख रहा था। मैंने उस समय कुछ नहीं कहा, पर अंदर ही अंदर तय कर लिया, जब सही समय आएगा मैं सब दिखाऊंगी। दिन बीतते रहे, मैं लाइब्रेरी, घर, किचन सब नॉर्मल करती रही, लेकिन हर दिन मीरा मैडम को एक मैसेज जाता, आज के वीडियो, आज की डिटेल्स। उन्होंने मेरे लिए एक प्रॉपर फाइल बना दी। हर पेज पर डेट, वक्त, घटना सारे प्रिंट आउट। एक छोटी सी डिटेक्टिव और एक सीनियर लॉयर मिलकर एक पूरा केस तैयार कर रहे थे, बिना किसी को भनक लगे। फिर एक दिन मीरा मैडम का कॉल आया। उनकी आवाज हमेशा से ज्यादा गंभीर थी। मीना जी, मैंने पेपर्स रेडी कर लिए हैं। तुम्हारे पति के खिलाफ अडल्ट्री, मेंटल क्रूअल्टी, फाइनेंशियल चीटिंग सब पॉइंट्स क्लियर हैं। नोटिस फाइल करने से पहले हमें आखिरी बार मिलना होगा। आज शाम समय है। मैंने लाइब्रेरी से छोटी सी छुट्टी ली और उनके ऑफिस पहुंच गई। उन्होंने मेरे सामने फाइलों का एक बंडल रखा। इसमें 2 चीजें हैं, उन्होंने समझाया। पहला, कोर्ट में फाइल होने वाला केस जिसमें हम तुम्हारे हक मांगेंगे, घर में रहने का, पैसे का, मेंटेनेंस का। दूसरा, एक सख्त लीगल नोटिस जो हम उनके ऑफिस या घर या ऑफिस, हम दोनों जगह नोटिस भेज सकते हैं। मैं चाहती हूँ नोटिस उसके ऑफिस में जाए ताकि झटका ज्यादा लगे, पर आखिरी फैसला तुम्हारा है। मैंने एक पल के लिए करण का चेहरा इमेजिन किया, ऑफिस की कुर्सी पर बैठा हुआ। जब वो एनवेलप खोलेगा जिसमें उसके हर धोखे की कहानी लिखी होगी, शायद पहली बार उसे एहसास होगा कि बेचारी बीवी अब वकील के साथ खड़ी है। मीरा मैडम ने साफ कहा, कल सुबह तक मैं कोर्ट में फाइल डाल दूंगी। दोपहर तक नोटिस उसके डेस्क पर होगा। तुम्हें सिर्फ यहां साइन करना है। उन्होंने एक चांदी रंग का पेन आगे रखा। मेरा हाथ हल्का सा कांपा, पर मैंने अपना नाम साफ साफ लिखा, मीना करण देशमुख। साइन करते वक्त पहली बार मुझे लगा कि मैं किसी और के लिए नहीं, अपनी ही जिंदगी के लिए एक एग्रीमेंट पर दस्तखत कर रही हूं, और इस बार ये कागज मेरे हक में था। घर लौटते लौटते रात हो चुकी थी। कॉरिडोर की लाइट थोड़ी मध्यम थी, जैसे कोई सस्पेंस सीन चल रहा हो। जैसे ही मैं अपने फ्लैट के पास पहुंची, मुझे पीछे से किसी ने आवाज दी, मीना जी। मैं मुड़ी। दरवाजे के पास विक्रम खड़ा था। उसके हाथ में ब्राउन रंग का एक एनवेलप था
चेहरा पूरी तरह तना हुआ। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, उसने धीमे लेकिन ठोस लहजे में कहा। मुझे तुरंत समझ में आ गया, उसे भी कुछ पता चल चुका है। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और सवाल भी। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। क्या उसे सिर्फ अफेयर के बारे में पता है या मेरे कैमरे के बारे में भी? और सबसे बड़ा सवाल, वो मेरा साथी बनेगा या मेरे पति की तरफ खड़ा हो जाएगा? मैं वहीं कॉरिडोर में खड़ी थी। एक तरफ मेरा घर, दूसरी तरफ उसका, बीच में बस कुछ कदम और अनगिनत राज। उस समय कॉरिडोर की हवा भी अजीब सी भारी लग रही थी। मैं अपने फ्लैट के दरवाजे के पास खड़ी थी, सामने विक्रम, हाथ में एनवेलप, आंखों में तूफान। उसने धीरे से कहा, मुझे सब कुछ तो नहीं पर बहुत कुछ पता चल गया है करण जी और संजना के बारे में। मेरे पैर जैसे एक पल को जमीन से चिपक गए। मैंने सीधा पूछा, तुम्हें किस चीज का पता है बेटा? उसने एनवेलप मेरी ओर बढ़ाया। ये देखिए। मैंने उसे अंदर आने को कहा। हम दोनों ड्राइंग रूम में बैठे। दिल तो चाहता था सीधे बोल दूं, हाँ मुझे सब पता है, मैंने कैमरा भी लगा दिया है। लेकिन मीरा मैडम की बात याद थी, जब तक प्लान साफ ना हो कोई भावनात्मक गलती नहीं। मैंने एनवेलप खोला। अंदर कुछ प्रिंटआउट्स थे। होटल के बिल, एक रेस्टोरेंट का बिल जहां 2 लोगों के लिए कैंडल लाइट डिनर लिखा था, पेमेंट करण के कार्ड से, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड के स्क्रीनशॉट्स और सबसे बड़ा झटका, एक फोटो किसी होटल की लॉबी में खींची गई। पीछे सजावट, आगे करण और संजना बहुत पास पास खड़े, एकदम पति पत्नी जैसे। शायद किसी स्टाफ ने कैजुअली क्लिक किया होगा या किसी सीसीटीवी से निकाला गया हो, मुझे नहीं पता। विक्रम ने गहरी सांस ली। पहले मुझे भी लगा कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं, वो बोला। लेकिन जब मैंने संजना का पुराना फोन चेक किया तो उसमें ये सब मिला। मैंने अपने एक दोस्त से मदद ली। उसने डिलीटेड फोटो और कॉल डिटेल्स वापस निकाल दिए। पहले तो मैं अकेले ही ये सब देखकर टूट गया। फिर सोचा, अगर करण जी भी इसमें शामिल हैं तो आपको भी सच जानने का हक है। मैं उसकी तरफ देखती रही। मुझे लगा जैसे मैं खुद को ही देख रही हूं। एक मैं जो पहले ही टूट चुकी थी और एक वो जो अभी अभी टूटने की शुरुआत पर खड़ा था। मैंने धीरे से पूछा, विक्रम बेटा, तुम्हें कब से शक था? वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, जब से वो रात के बीच में उठकर क्लाइंट कॉल के नाम पर बालकनी में जाकर धीरे धीरे बात करने लगी। जब से उसने आपके घर के टाइम के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट्स के टाइम फिक्स करने शुरू किए। उसकी आवाज थोड़ा कांपी पर उसने आंसू रोक लिए। मैंने तय कर लिया, अब इस आदमी से सच छुपाना गलत होगा। विक्रम, मैं भी सब जानती हूं, केवल ये फोटो नहीं, मेरे पास वीडियो भी हैं। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मैंने पूरी कहानी नहीं लेकिन जरूरी हिस्सा बताया। कैमरा ऐप, रात के वीडियो, करण का आना जाना, संजना की सिल्क नाइटी, बंद होता दरवाजा। विक्रम कुछ देर बिल्कुल चुप रहा, फिर बस एक लाइन बोला, मतलब हम दोनों को ही बेवकूफ बनाया जा रहा था। मैंने सिर हिला दिया। लेकिन मैं सिर्फ रो नहीं रही, कदम उठा रही हूं विक्रम। मैंने लॉयर से बात कर ली है। कल उसे ऑफिस में लीगल नोटिस मिलने वाला है। कोर्ट में केस फाइल होगा। उसकी आंखों में पहली बार एक छोटी सी इज्जत की चमक आई। आपने ये सब अकेले कर लिया? अकेली नहीं, मैं बोली, अब लॉयर भी है और अगर तुम चाहो तो तुम भी अपना हक ले सकते हो। बस एक बात याद रखना, हमें अपना गुस्सा अलग अलग नहीं, एक साथ इस्तेमाल करना है, वरना वो दोनों किसी और शहर में नई कहानी शुरू कर देंगे और हम यहाँ बस आंसू गिनते रह जाएंगे। विक्रम ने गहरी सांस ली। मैं भी कल अपने वकील से मिलूंगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है मीना जी, कल जब करण जी को नोटिस मिले और वो घर आए, मैं भी यहाँ आना चाहता हूँ। मुझे भी उन दोनों का असली चेहरा देखना है। मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर हाँ कर दी, आना, लेकिन एक बात, हम दोनों को चिल्लाने से ज्यादा समझदारी से काम लेना है। हमारी आवाज जितनी शांत रहेगी, हमारा केस उतना मजबूत होगा।
वो हल्का सा मुस्कुराया। आप तो बिल्कुल मीरा मैडम की तरह बात कर रही हैं। अगले दिन सुबह मैं बिल्कुल सामान्य रूटीन में लगी रही। चाय, नाश्ता, करण की ऑफिस वाली शर्ट प्रेस करना। उसने कैजुअली कहा, कल रात बहुत थक गया था, आज जल्दी सोना है। अब उसकी हर बात में मुझे झूठ की बदबू आती थी, पर मैंने सिर्फ इतना कहा, हाँ थक ही जाते होगे, इतना काम जो करते हो। जो आदमी अपनी ही बीवी को प्रॉपर्टी से हटाने की प्लानिंग कर रहा हो, उसे ये छोटा सा डायलॉग जरूर सुनना चाहिए। दोपहर के करीब मीरा मैडम का फोन आया। नोटिस उनके ऑफिस पहुंच गया है। प्रोसेस सर्वर ने कहा, सबके सामने उन्होंने एनवेलप लिया। पहले तो नॉर्मल खोल रहे थे, लेकिन जैसे ही अंदर पढ़ा, चेहरा एकदम बदल गया। बॉस भी पास ही खड़े थे। तुम तैयार रहो, आज शाम तक वो घर जरूर आएंगे, तूफान लेकर। उन्होंने थोड़ी मुस्कुराहट और सख्ती के साथ कहा, याद रखना, चिल्लाना नहीं, सिर्फ फैक्ट्स बोलना। सबूत तुम्हारे पास हैं, उनके पास सिर्फ झूठ। शाम होने तक मेरा पेट भले ही खाली था, दिमाग बिल्कुल साफ था। विक्रम ने मैसेज किया, मैं ऊपर आ सकता हूँ? मैंने उसे भर बुला लिया। हमने टेबल पर सब कुछ सजा दिया। पेन ड्राइव जिसमें वीडियो थे, प्रिंट आउट्स जिनमें चैट्स, एग्रीमेंट की फोटोकॉपी, विक्रम के होटल बिल, फोटो वाला एनवेलप, सब कुछ ऐसे जैसे किसी मिनी कोर्ट की तैयारी हो। करीब 7 बजे कॉरिडोर में तेज कदमों की आवाज आई। दरवाजा जोर से खुला। करण अंदर आया, हाथ में वो लीगल नोटिस, चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ। ये सब क्या है मीना? उसने पेपर हिलाते हुए कहा, ऑफिस में मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी तुमने। पूरा स्टाफ देख रहा था, बॉस के सामने मुझे ये नोटिस मिला। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पहले की मीना होती तो शायद वहीं रो पड़ती, लेकिन अब मैंने उसकी आंखों में देखकर सीधे कहा, उम्मीद तो मुझे भी तुमसे बहुत कुछ नहीं थी करण, इसीलिए मैंने सबूत के साथ काम किया। उसने पहली बार नोटिस किया कि टेबल पर कोई और भी बैठा है। विक्रम, तुम? करण थोड़ा घबरा गया। विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा, हाँ मैं ही, और मैं भी ये सोच रहा हूँ करण जी, अगर आपको नया परिवार बनाने का इतना ही शौक था तो अपनी ही बीवी के साथ क्यों नहीं किया? करण गुस्से से लाल हो गया। तुम लोगों को कुछ पता भी है? तुम दोनों ओवर रिएक्ट कर रहे हो। ये सब नोटिस वोटिस कुछ नहीं है। मैं वकील से बात करके सब उल्टा करवा दूंगा। और तुम विक्रम, तुमको तो शर्म आनी चाहिए, अपनी पत्नी पर शक कर रहे हो। मैं चुप नहीं रही। मैंने अपना लैपटॉप टीवी से कनेक्ट किया, पेन ड्राइव लगाई। तुम्हें लगता है हम सिर्फ शक कर रहे हैं? स्क्रीन पर पहला वीडियो चला। रात का सन्नाटा, संजना का फ्लैट, करण का अंदर जाना, संजना का गले लगाना, बेडरूम का दरवाजा धीरे धीरे बंद होना, करण के चेहरे का रंग धीरे धीरे उड़ने लगा। ये कैमरा, ये इल्लीगल है। तुमने किसी के घर में चोरी से कैमरा लगाया। कोर्ट में ये सब कुछ नहीं चलेगा। उसने तैयारी के साथ जवाब दिया था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मीरा मैडम ने पहले से अनुमान लगाया था। मैंने शांत स्वर में कहा, तुम किसी और के फ्लैट में जाते थे, किसी और के साथ सोते थे, तब प्राइवेसी याद नहीं आई? वैसे भी वीडियो तो सिर्फ एक हिस्सा है करण। तुम्हारे अपने फोन की चैट, तुम्हारे अपने साइन किए पेपर, बैंक ट्रांजैक्शन सब मेरे पास हैं। मैंने टेबल से प्रिंट आउट उठाकर उसके सामने रख दिए। ये देखो, यहाँ तुम संजना को लिख रहे हो, फ्लैट बेच देंगे तो उसे कुछ पता नहीं चलेगा। पेपर पर साइन करवा लिए हैं, उसे कुछ समझ ही नहीं आएगा। ये भी इल्लीगल नहीं? विक्रम ने अपने एनवेलप से फोटो निकालकर टेबल पर फैला दिए। और ये होटल के फोटो, ये बिल, ये लीगल हैं या तुम्हारा सच्चा प्यार? करण ने फोटो देखे, फिर मेरी और विक्रम की तरफ, फंसा हुआ सा लगने लगा। मीना, मैं सब एक्सप्लेन कर सकता हूँ, प्लीज प्लीज तुम तो। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। 35 साल में तुमने कभी इतनी जल्दी प्लीज नहीं कहा करण। जब मैं अस्पताल में थी तब भी नहीं। आज अपनी कुर्सी बचाने इसी स्टाइल में रिक्रिएट कर दूंगा। करण के लिए बोल रहे हो? नहीं करण, अब तुम कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। मैंने सब कुछ देख लिया है। तुम क्या ऐसा बोलोगे जो इन वीडियो और कागजों से अलग हो? इतने में डोरबेल बजी। हम तीनों ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा। मैंने जाकर दरवाजा खोला। बाहर संजना खड़ी थी।
नॉर्मल जीन्स टॉप, हाथ में फोन, चेहरे पर हल्की सी घबराहट। पहले उसने मुझे देखा, फिर अंदर झांक कर विक्रम को, फिर करण को। उसके चेहरे का रंग एक पल में बदल गया। यहाँ क्या हो रहा है? उसकी आवाज की वो मीठी मिठास पूरी तरह गायब हो चुकी थी। विक्रम उठ खड़ा हुआ। बस तुम्हारा ही इंतजार था, आओ अपनी ही फिल्म का क्लाइमैक्स देख लो। संजना ने करण की तरफ देखा, फिर टीवी की ओर। स्क्रीन पर वही वीडियो फ्रीज था, वो और करण बेडरूम की तरफ जाते हुए। मैंने रिमोट से पॉज हटाया, पूरा सीन फिर से चल पड़ा। उसकी आंखों में पहले शौक, फिर गुस्सा। तुमने हमारे घर में कैमरा लगाया? तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने शांत आवाज में कहा। पागल तो मैं तब थी संजना, जब तुम्हें बेटी मानकर अपने हाथ से खीर खिला रही थी। अब सिर्फ समझदार हो गई हूं। विक्रम ने भी अपने बिल और फोटोज उसके सामने रख दिए। और ये भी मीना आंटी ने बनाए हैं। होटल के बिल, रेस्टोरेंट के डिनर, एनिवर्सरी पैकेज। किस एनिवर्सरी का? तुम्हारी और करण जी की या मेरी और तुम्हारी? संजना ने कुछ बोलने की कोशिश की, उसकी आवाज कांप गई। विक्रम प्लीज, ये सब एक गलती थी, इमोशंस में मैं बहक गई थी। विक्रम ने कड़वी हंसी की। इमोशन? काफी क्रैनिंग वाला इमोशन था ये। करण ने भी बीच में कूदकर समर्थन देना चाहा। हाँ, बस इमोशनल हो गए थे सब। मीना, हम केस विड्रॉ कर देते हैं, चलो बैठ के बात कर लेते हैं। मैंने टेबल पर हाथ रखे आवाज कड़ी कर दी। अब कोई बैठ के बात नहीं होगी। तुम दोनों ने मिलकर पैसों का प्लान बनाया, फ्लैट का प्लान बनाया, मेरे सिग्नेचर से मेरा घर हथियाने का प्लान बनाया। अब हम दोनों, मैं और विक्रम, कानून का इस्तेमाल करके तुम्हारा पूरा प्लान उल्टा करेंगे। तुम लोगों के लिए ये बस एक अफेयर था, हमारे लिए पूरी जिंदगी का धोखा। विक्रम ने सीधे संजना की तरफ देखा। कल मैं भी अपने वकील के पास जाऊंगा, तुमसे डिवोर्स फाइल करूंगा और जो भी लीगल नतीजे होंगे उनका सामना तुम्हें करना पड़ेगा। करण ने मेरी तरफ एक कदम बढ़ाया। मीना, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। देख लो, हम इतने साल साथ रहे हैं, मैं बदल जाऊंगा, हम नया शुरुआत करते हैं। उसने हाथ आगे बढ़ाया। मैं एक कदम पीछे हट गई। करण, नया शुरुआत मुझे भी चाहिए, लेकिन तुम्हारे बिना। मेरे हिस्से की जमीन, मेरे हिस्से के पैसे, लीगल मेंटेनेंस, ये सब अब कोर्ट तय करेगा। तुम्हें ये फ्लैट चाहिए था ना? अब इसे तुम अकेले भरोगे। मैं जाऊंगी, पर खाली हाथ नहीं। संजना चीख उठी। तुम लोग हमें बर्बाद कर दोगे, हमारी लाइफ खराब कर दोगे। मैंने उसकी तरफ देखा। अंदर से अजीब सा सुकून था। मैंने कहा, संजना, तुम दोनों ने तो पहले ही हमारी जिंदगी बर्बाद करने का फैसला कर लिया था। हम तो बस अपना हिस्सा वापस ले रहे, बाकी तुम्हारी किस्मत अब तुम्हारे खुद के कर्म से तय होगी। उस दिन देर रात तक शोर, बहस, ब्लेम गेम, रोना धोना चलता रहा, लेकिन मैं और विक्रम ज्यादा नहीं बोले। हम सिर्फ एक लाइन दोहराते रहे कि अब सब कोर्ट में डिसाइड होगा। मीरा मैडम पहले ही कह चुकी थी, गुस्सा दिल में मारो, फाइल में लिखवाओ। कुछ हफ्तों बाद लीगल प्रोसेस शुरू हो गई। करण ने पहले थोड़ा ड्रामा किया। मैं तो सिर्फ फ्रेंड की मदद कर रहा था, वीडियो फेक हैं, चैट्स एडिटेड हैं। लेकिन जब उसके अपने बैंक स्टेटमेंट, उसके अपने साइन किए एग्रीमेंट और ये सारे वीडियो एक साथ जज के सामने आए, तो खुद उसके वकील ने उसे साइड में ले जाकर कहा कि आपका केस बहुत कमजोर है, सेटलमेंट कर लीजिए। कोर्ट ने साफ कहा, 35 साल की शादी, जॉइंट सेविंग्स, फ्लैट, सब मिलकर 50-50 हिस्सा बनता है। जो एग्रीमेंट उसने मेरे से साइन कराया था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जज ने उसे साइड में रख दिया, क्योंकि वो ना फेयर था, ना साफ, और धोखे से करवाया गया था। करण को मेरी मेंटेनेंस, मेरी मेडिकल सिक्योरिटी, ये सब देना पड़ा। वकील की फीस, कोर्ट के चक्कर, ऑफिस में लोगों की बातें, उसका अहंकार हौले हौले टूटता गया। संजना के मामले में विक्रम ने भी डिवोर्स फाइल कर दिया। उनका केस अलग कोर्ट में चला, पर मैंने सुना उसके मायके वालों को जब सच पता चला तो पहले गुस्से में थे, फिर हमारी बिल्डिंग में आके सबसे माफी मांगी
और संजना को अपने साथ ले गए। सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में लोग एक दूसरे को वो लेसन फॉरवर्ड कर रहे थे कि पेपर साइन करने से पहले पढ़ो, फोन पर आंख बंद करके ट्रस्ट मत करो, परिवार का मतलब सिर्फ फोटो नहीं किरदार भी होता है। करण को फ्लैट रखना था, इसलिए उसने मेरा 50% हिस्सा मुझे कैश और एक छोटे रेंटेड फ्लैट के एडवांस के रूप में दिया। मैंने तय किया मैं इसी सोसाइटी के दूसरे विंग में एक छोटा सा 2 BHK लूंगी। पुराना घर उसके पास रह गया, पर पुरानी मीना उसके पास नहीं रही। शिफ्टिंग के समय मैंने सिर्फ अपने कपड़े, कुछ बर्तन, कुछ पुरानी तस्वीरें और अपने रजिस्टर और फाइलें उठाईं। दरवाजे पर करण खड़ा था। एक बार पूछ लूं, आखिरी बार, सच में कोई चांस नहीं बचा? उसकी आवाज में पहले वाला रौब नहीं, सिर्फ थकान थी। मैंने सीधा जवाब दिया, करण, तुमने मेरे ही साइन मेरे खिलाफ इस्तेमाल करके प्लान बनाया था, वहीं से सारे चांस खत्म हो गए। अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूं। और हां, धन्यवाद, अगर तुम इतना बड़ा धोखा नहीं करते तो शायद मुझे अपनी ताकत कभी पता ही नहीं चलती। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। नए फ्लैट में पहली रात बहुत शांत थी। कोई रात के 2:30 बजे चुपके से बाहर नहीं निकलता। कोई परफ्यूम की अजीब खुशबू नहीं आती। बस मैं थी, मेरी चाय, मेरा छोटा सा टीवी, 2 गमलों में पौधे और खिड़की के बाहर पुणे की ठंडी हवा। कुछ दिन बाद विक्रम का फोन आया। मीरा जी, केस लगभग फाइनल हो गया है। जज ने साफ कहा मैं भी अपना हिस्सा ले सकता हूं। अजीब नहीं लगता? जिस बिल्डिंग में हम एक नॉर्मल कपल बन के आए थे, वहीं से 2 अलग अलग लोग बनकर जा रहे हैं, लेकिन शायद थोड़े ज्यादा स्ट्रांग। मैं हंस पड़ी। धोखा खाने से भी ज्यादा बुरा सिर्फ एक चीज होती है विक्रम, खामोशी से धोखा सहना। हमने कम से कम वो गलती नहीं की। हम कभी कभी चाय पर मिलते हैं, बस दोस्त की तरह। हमने अपने जख्मों को कोई नई लव स्टोरी नहीं बनाया, बस एक दूसरे को ये याद दिलाते हैं कि अगला कदम हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट से लेना है, ना कि सिर्फ दर्द से। मैंने अपनी लाइब्रेरी वाली नौकरी जारी रखी, पर उसके साथ एक नया काम शुरू किया, महिलाओं के लिए छोटे छोटे लीगल अवेयरनेस सेशन। कभी कभी लाइब्रेरी के हॉल में मैं छोटा प्रोग्राम रखती हूँ। मीरा मैडम कभी गेस्ट बनकर आती हैं, सिंपल भाषा में समझाती हैं प्रॉपर्टी में तुम्हारा क्या हक है, कागज साइन करने से पहले क्या जरूर पढ़ना चाहिए, घरेलू हिंसा, मानसिक यातना या धोखे की सिचुएशन में कानून क्या कहता है। जो मैंने दर्द से सीखा, उसे अब मैं दूसरी औरतों को दिमाग से सिखाना चाहती हूँ। रात को अकेली होती हूँ तो कभी कभी पुरानी यादें आ जाती हैं। शादी के पहले वाले दिन, पहली बारिश, पहली ट्रिप। फिर याद आता है वही आदमी मेरे पीछे मेरे साइन को कागज पर किसी और के लिए नो ऑब्जेक्शन बना रहा था। तब मैं अपने आप से कहती हूं, नहीं मीना, तुमने सही किया। आज भी मेरे पास वो छोटा कैमरा है। चाहती तो सोसाइटी के गेट पर लगा कर दूध वाले या कुरियर के टाइम चेक कर सकती थी, पर मैंने नहीं किया। मैंने उसे अलमारी के अंदर रख दिया। उस कैमरे ने एक धोखा जरूर पकड़ा, लेकिन उसने मुझे एक और बड़ी बात सिखाई। सबूत से भी ज्यादा जरूरी होता है खुद को चुनना। अगर मैं वीडियो के बाद भी चुप रहती तो वो लोग बस मेरी कहानी लिखकर आगे बढ़ जाते। मैंने उस वीडियो को अपने लिए टर्निंग पॉइंट बना दिया। अगर आप ये कहानी यहाँ तक सुन रहे हैं तो एक बात याद रखना, अगर दिल बार बार कह रहा हो कि कुछ गड़बड़ है तो अपने आप को पागल मत कहो। खामोशी हर बार शराफत नहीं होती, कभी कभी अपने ऊपर जुल्म भी होती है। सबूत इकट्ठा करो, किसी भरोसेमंद इंसान से बात करो, लॉयर से मिलो, अपना हक समझो। कोई रिश्ता इतना बड़ा नहीं होता कि उसके लिए तुम्हें अपनी इज्जत कुर्बान करनी पड़े। और हाँ,
कागज कभी भी बिना पढ़े साइन मत करना। आज मैं 62 साल की हूं, अकेली हूं, लेकिन टूटी हुई नहीं, सीधी खड़ी हूं। और ये कहानी इस बात का सबूत है कि कई बार धोखा ही हमें अपनी असली ताकत दिखाता है। अब मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहती हूं। सबसे पहले, इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज्यादा लगा? जब मैंने कैमरा लगाया, जब नोटिस गया, या जब मैंने सीधे नहीं कहा? और अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आप भी लीगल रास्ते से चुपचाप सबूत जमा करते या पहली रात ही हंगामा कर देते? कमेंट में जरूर लिखना, मैं आपके जवाब सच में पढ़ती हूं। और जाने से पहले, अगर इस कहानी ने आपको जरा सा भी हिम्मत दी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ शेयर करो जिसे इसकी ज़रूरत हो सकती है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ ताकि अगली पावरफुल कहानी आप मिस न करो। अब स्क्रीन पर जो अगला वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करो। वो भी एक ऐसी ही कहानी है जहां धोखा खाने वाला इंसान अंत में हार कर नहीं, जीत कर निकलता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप किस शहर से सुन रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जयपुर, भोपाल, इंदौर या कहीं और से। और हाँ, अगर आप ऐसी और जिंदा सच्ची लाइफ स्टोरी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर दिल कहे तो सुपर थैंक्स या थैंक्स बटन दबाकर सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही और कहानियां लाती रहूं। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया। आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आज की कहानी ने आपको कहाँ छुआ। स्क्रीन पर आपको मेरी 2 और कहानियां दिख रही हैं जो आपको ज़रूर पसंद आएंगी। ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगली लाइफ स्टोरी में ढेर सारे प्यार और इज्जत के साथ।